गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ अमेंडमेंट्स। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो अमेंडमेंट लेक्चर है ये, और बहुत थोड़े से अमेंडमेंट है, बट मैं चाहता हूँ कि ये अमेंडमेंट हम अच्छे से कर लें। आईसीएसआई ने इंट्रोड्यूस किए ये अमेंडमेंट, तो बच्चों ये अमेंडमेंट एकदम अच्छे से करके जाना है, और बहुत इजी अमेंडमेंट है। कोशिश करेंगे हम इसको बहुत अच्छे से निपटा लें। कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट है, मैंने आईसीएसआई की जो सप्लीमेंट थे उनको थोड़ा सा इजी वे में कन्वर्ट कर दिया है, तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम अमेंडमेंट देखेंगे सेकेंडरी मार्केट ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में। लेट्स सी व्हाट आर द अमेंडमेंट। तो जल्दी से आप चाहें तो सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया का चैप्टर खोल सकते हैं, तो वहां पे 3-4 पॉइंट्स अपने को ऐड कर लेने हैं। सबसे पहला, सेमी ने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, बीटा वर्जन। बीटा वर्जन मतलब प्री रिलीज, वो एक्चुअल रिलीज नहीं है, रिलीज के पहले का वर्जन इंट्रोड्यूस किया है। T+0 सेटलमेंट साइकिल ऑन एन ऑप्शनल बेसिस। सो 28 मार्च 2024 से सेबी ने T+0 जो है सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T+0? आपने आज शेयर खरीदा है, तो आपके डीमेट अकाउंट में जैसे ही मार्केट क्लोज हो गया, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएगा, मतलब सेम डे आपका सेटलमेंट होगा। और शेयर बेचा है आपने, तो सेम डे आपको क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। तो अच्छा, अब क्या T+0 आने से, क्योंकि अभी प्री रिलीज है, तो क्या T+0 आने से T+1 का सेटलमेंट सिस्टम खत्म हो गया? नहीं, T+1 बिल्कुल चालू रहेगा। ठीक है, T+0 एक एडिशन सिस्टम है। द प्री रिलीज वर्जन ऑफ T+0 सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लिमिटेड सेट ऑफ 25 स्क्रिप्ट्स विद लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स। तो अभी आप समझ लीजिए एक प्रकार से ट्रायल बेसिस पे चालू है। 25 स्टॉक्स, जो 25 स्टॉक्स हैं, उन 25 स्टॉक्स के ऊपर ही जो है ये T+0 का जो है ट्रेडिंग सिस्टम चालू रहेगा, और वो भी सिलेक्टेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स ये सुविधा आपको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। मैं, आप, हम सारे इन्वेस्टर एलिजिबल हैं, T+0 के ऊपर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर अगर हम क्या मीट कर पाए? टाइमलाइंस, प्रोसेस, रिस्क रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एमआईआई। एमआईआई का मतलब क्या होता है? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। ड्यूरिंग, तो 9:15 से लेके 1:30 तक अगर आप क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। ठीक है, प्लस आप ये आपके जो ब्रोकर्स वगैरह हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का मतलब जो आपके ब्रोकर्स वगैरह हैं, इनके द्वारा बताई गई कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं, तो आप T+0 पे सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? टाइम और कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब कम टाइम पे आप ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे, ज्यादा एफिशिएंटली आप क्या कर पाएंगे? ट्रेड कर पाएंगे बच्चे। तो ये सेकेंडरी मार्केट चैप्टर का क्या है? अमेंडमेंट है। उसके बाद सेबी, सेबी एक्ट 1992 में देर आर सम एडिशंस, कुछ एडिशंस हुए। तो सेबी एक्ट के अंदर एक चैप्टर है स्कोर्स, मतलब एक अलग से हम पार्ट है स्कोर। अगर आपको याद है, स्कोर हमारी नोट्स में हमने एक अलग चैप्टर कर रखा है। स्कोर में भी कुछ एडिशंस है, चेंजेस नहीं है, एडिशंस है। एडिशन क्या है बच्चों? सेबी ने एक स्कोर का एक नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया, जिसको सेबी कह रही है इट इज स्कोर 2.0। The new version of Score strengthens the investor complaint redressal mechanism in the securities market by making process more efficient through auto routing। अब यहाँ पे जो स्कोर 2.0 है, इसमें आपको क्या नई चीजें मिल जाएंगी बच्चों? ऑटो रूटिंग, ऑटो एस्केलेशन, मॉनिटरिंग बाय डेजिग्नेटेड बॉडीज एंड रिडक्शन ऑफ टाइम। ऑटो रूटिंग मतलब भैया, अगर आप देखते हैं कंपनी, आपने कंप्लेंट डाली थी कंपनी को, कंपनी ने अगर आपको प्रॉपर टाइम के अंदर आपको, कंपनी ने अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं दिया, कंपनी ने आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं की, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो कंप्लेंट है वो ऑटोमेटिकली, अब आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लेंट जो है सेबी स्कोर सिस्टम के थ्रू, सेबी स्कोर सिस्टम के थ्रू सेबी क्या करेगी? मॉनिटर करेगी। ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लेंट एस्केलेट हो जाएगी एक लेवल ऊपर पे। जैसे हम क्या करते थे पहले, हम कंपनी के पास जाते थे, कंपनी हमको रिलीफ नहीं देती थी, उसके बाद हम क्या करते थे? स्कोर के माध्यम से हम कंप्लेंट फाइल करते थे। तो अभी ऑटोमेटिकली अगर आपको कंपनी, पहले आप कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी अगर आपको रिजॉल्व नहीं करती आपकी कंप्लेंट को, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंप्लेंट है वो सेबी के स्कोर पोर्टल के थ्रू रिजॉल्व होगी। और सेबी को सेबी मतलब जो भी स्कोर के प्रोविजंस है, इंफॉर्मेशन टेक, एक्शन टेकन, रिपोर्ट वगैरह फाइल करना, वो सब ऑटोमेटिकली होगा। अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो अभी सिस्टम को ज़्यादा क्या बना दिया गया है, यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया। नाउ अब हम देखेंगे आईसीडीआर में क्या क्या चेंजेस हैं। बच्चे बेसिकली ये अगर आपको याद है सोशल ऑडिटर वगैरह ये सब हमने ये भले इन्होंने आईसीडीआर में लिखा है ये आईसीडीआर का पार्ट है, बट अपन ने ये अपने सिलेबस में कहाँ पे पढ़ा था? मेरे ख्याल से अपन ने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था बच्चों अपन ने? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अपन ने कहाँ पे पढ़ा था? विच वॉज द चैप्टर? कौन सा था? बेसिक्स था या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन था मेरे ख्याल से? तो वहां पे बच्चों, तो जब हम वहां पे पढ़ते थे सोशल ऑडिटर और सोशल ऑडिट फर्म, ये दोनों वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है सोशल इम्पैक्ट एसेसर एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फंड। तो पहला बच्चों ये देख लीजिएगा अपने नोट्स में है क्या सोशल ऑडिटर वगैरह? तो अगर है तो अब आप उसको सोशल ऑडिटर नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे सोशल इम्पैक्ट एसेसर। सोशल ऑडिट फर्म ना बोल के आप बोलेंगे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट फर्म। ये चीज आपको याद रखनी है, बस नाम चेंज कर दिए इन्होंने। सोशल स्टॉक एक्सचेंज शैल बी एक्सेसिबल। आप सबको पता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज किस किस को अवेलेबल रहेंगे, कौन कौन लोग सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तीन रिटेल इन्वेस्टर सबके लिए अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर दिए हैं। इनिशियली जब सोशल स्टॉक एक्सचेंज आया था तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही अलाउड थे। अभी हम सब, मैं भी, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सारे क्लास के इन्वेस्टर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट क्या, वो तो पैसा डुबाने है बच्चों, दान दक्षिणा ही करना है। उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रेस फंड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज थ्रू इश्यूएंस ऑफ ZP, अगर आपको याद है। और किसको इश्यू कर सकते हैं बच्चों? ZC इंस्ट्रूमेंट किसको इश्यू कर सकते हैं? एलिजिबल इन्वेस्टर्स। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा? ZP बच्चों ये सभी बताएगा आपको। फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा ये भी आपको सभी बताएगा। और रेगुलेशन अदर कंडीशन रिलेटिंग टू बच्चे, ये तो ठीक है बच्चे। 292 N उन्होंने क्या कर दिया, ये हटा दिया। तो ये अपने सिलेबस में था ही नहीं, मतलब इतना डिटेल में हमने मतलब पढ़ा ही नहीं है, तो इसका अपने लिए कोई सेंस है ही नहीं। अब बच्चों ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों उन्होंने एक नया, जैसे अगर आपको याद है, अगर जितना हमने आईसीडीआर में पढ़ा था इतना डिटेल में तो हमने हमारे सिलेबस में नहीं था, बट जितना हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, सबसे पहले अपन क्या फाइल करते थे? जब हम आईपीओ लाते थे सबसे पहले क्या फाइल करते थे सेबी के साथ? आईपीओ और एफपीओ में हम क्या फाइल करते थे, याद है किसी को? सबसे पहले हम ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करते थे। उसके बाद हम 30 डेज का वेट करते थे। उसके बाद सभी ने अगर कुछ कमेंट दिए तो ठीक है, सभी ने कोई कमेंट नहीं दिया तो हम मान लेते थे कि सभी सभी का ऑब्जर्वेशन आ गया है, सभी ने हमारे प्रोस्पेक्टस को चेक कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम कंपनी से के हिसाब से व्हाट वी यूज्ड टू डू इज हम आरएचपी आरओसी के साथ फाइल करते थे। 3 दिन का वेट करते थे, 3 वर्किंग डेज का वेट करते थे और अपना पब्लिक इशू ओपन करते थे। याद है आपको यही सिस्टम था? इफ यू रिमेंबर, ओए बच्चों, डू यू रिमेंबर कि ऐसा ही सिस्टम था जब हम ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करते थे? बिल्कुल बच्चों। तो दिस वाज द सिस्टम जिसके थ्रू हम क्या करते थे, ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आईपीओ एफपीओ के पहले फाइल किया करते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया बच्चों ना, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने आ, आई आई मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, थोड़ा सा इन्होंने प्रोसीजर को और स्ट्रीमलाइन किया बच्चों। देखो, द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट shall be checked on the broad guidelines, and such documents which are not compliant with the instruction provided under Schedule 6 of ICDR regulation and guidelines provided shall be returned to the issuer। अब इन्होंने नई चीज आ गई कि भाई आपने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल किया, सभी उसको चेक करेगी, और अगर सभी को लगता है कि आपका आपका जो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट है वो Schedule 6 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, उसके हिसाब से नहीं बना है, सभी ने जो गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड किए उसके हिसाब से नहीं बना है, तो आपका ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। ले भाई रख ले, ठीक है। अब बच्चों, अब आपको रिटर्न किया जाएगा ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट कि भाई आप इसको करेक्ट करके क्या कीजिए, रीसबमिट कीजिए। तो उसके बारे में इन्होंने प्रोसीजर बताई है, ध्यान देखिए। सो बच्चों ये थोड़ा सा मुझे लगता है, मतलब मुझे लगता है कि अगर ये पूरे अमेंडमेंट में अगर कोई काम का पार्ट है तो मुझे लगता है ये वाला जो पार्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा पार्ट है ये।
नाउ सबसे पहला बच्चों तो देखिए ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को रिटर्न करने के बारे में क्या बता रहे हैं, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की हैं ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। पहला, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को काफी सिंपल लैंग्वेज में ड्राफ्ट करना है, और अब उसमें आपको ग्राफिक्स का भी यूज करना है। मतलब ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में जो डेटा बताते हो आप, सेल्स के फिगर्स बताते हो, प्रॉफिट्स के फिगर बताते हो, तो आपको ग्राफिक के थ्रू भी बताना है। नंबर वन, क्लियर, समराइज्ड और इंटेलिजिबल, समझदारी वाले तरीके से आपको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर जानकारी प्रोवाइड करनी है। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अवॉइड्स कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, वेग मतलब कंफ्यूजिंग, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग, एंड इम्प्रिसाइज, इम्प्रिसाइज मतलब प्रॉपरली जो ऑर्गेनाइज्ड जानकारी नहीं है। एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, रिपीटेशन ऑफ डिस्क्लोजर एंड इनकंसिस्टेंसी, मतलब कुल मिला के वजह सिंपल रखो, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल लैंग्वेज सिंपल रखो, और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए बच्चों। इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और जो रिस्क फैक्टर्स हैं आर अप्रोप्रिएटली वर्डेड, जो भी रिस्क फैक्टर्स वगैरह, हालांकि ये तो अपन ने सिलेबस में नहीं है बट स्टिल वो दे रहे हैं तो अपन पढ़ लेंगे। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में रिस्क फैक्टर्स भी डालते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, प्रमोटर के अगेंस्ट केसेस कितने चल रहे हैं, कंपनी के अगेंस्ट केसेस कितने चल रहे हैं, इन सब की जानकारी। तो रिस्क फैक्टर वगैरह भी सिंपल अनएम्बिगियस मतलब क्लियर लैंग्वेज में ड्राफ्ट करो ताकि इन्वेस्टर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये पहला हो गया। तो बेसिकली ये हो गया, ये हो गया आपकी गाइडलाइंस। जब आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना हो। अब रीसबमिट कब करना है, रीसबमिशन कब करना है? While there shall be no requirement for the payment of any fees on account of resubmission of draft of a document, the requirement for paying applicable fees for changes, if any, in terms of changes specified in Schedule 16 of ICDR regulation updated out shall be continued to apply. कुछ नहीं बच्चों, तो आप रीसबमिशन के ऊपर कोई फीस नहीं है, बट शेड्यूल 16 में दी गई जानकारी को अगर आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपको क्या लगेगी बच्चों, जो फीस वहां पर है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। सो रीसबमिशन कब करते हो? जब आपका ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शेड्यूल 6 के हिसाब से नहीं है तो आपको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया जाता है और आप रीसबमिट करते हैं। तो रीसबमिशन के टाइम पे जो भी आप चेंजेस करते हैं, अगर वो चेंजेस शेड्यूल 16 के हिसाब से, तो आपको फीस देनी पड़ेगी। नंबर वन, देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ फाइलिंग फीस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रीसबमिशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। बच्चों आपको उन्होंने रिटर्न किया था, बराबर नहीं था आपका, आपको रीसबमिट करना था, लेकिन अब आप बोलते नहीं हम भाड़ में जाए, हमको रीसबमिट करना ही नहीं, हम आईपीओ लेके नहीं आएंगे, हमको रीसबमिट नहीं करना है, तो आपने जो ओरिजिनल फीस दी थी वो आपको वापस नहीं। उसके बाद जिस दिन आप ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, रीसबमिट करते हैं, आपको वापस से क्या करना है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, इस प्रकार से जिस प्रकार से आईसीडीआर रेगुलेशन में बताया गया है। और उस जो आप एडवर्टीजमेंट इशू करोगे, पब्लिक एडवर्टीजमेंट सेम उन्हीं न्यूज़पेपर में करोगे जहाँ पे आपने इनिशियल एडवर्टीजमेंट किया था। और वहाँ पे हालांकि आप यहाँ पे तो लिखा ही जैसा सभी बताया वैसा करो, बट उन सारे जहाँ पे आपने प्री इशू एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में इशू किया था, वहाँ पे आप वापस से बताइए कि मतलब वापस से आप एक अनाउंसमेंट कीजिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या किया, रीसबमिट किया, कितने के अंदर, जिस दिन आप रीसबमिट करते हैं उसके 2 डेज के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पे 2 डेज है, ये भी ध्यान रखना, वर्किंग डेज नहीं लिखा है। इश्यूअर शैल मेक रिटर्न इंटीमेशन टू सेक्टरल रेगुलेटर। जैसे अगर आप बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, तो जो आपका सेक्टरल रेगुलेटर है उसको भी आप क्या करोगे, बताओगे किस बारे में, कि सर सेबी ने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को रिटर्न किया था और हमने उसे क्या कर रहा है, वापस से रीसबमिट किया। ठीक है, चलिए बच्चों, सो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगले जो चेंजेस नहीं, अगले जो एडिशंस आए हैं बच्चों, वो आए हैं प्रियंका चोपड़ा में। प्रियंका चोपड़ा बोल दो, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में क्या है, चेंजेस आए बच्चों। कुछ भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस मतलब आपको पता है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना था मिनिमम, ओए कितना था प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आईपीओ एफपीओ में, कितना था? गुड। अच्छा 20% में से, इस 20% में से 10% कौन कंट्रीब्यूट कर सकता था? एआईएफ, पक्का एआईएफ, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह थे, अगर आपको याद है, हाँ है ना। अब इन्होंने बस उसमें एक छोटा सा एडिशन आ गया है कि इसमें ये सब कर सकते थे, अब इसके अलावा एक इन्होंने ये एडिशन दे दिया, और एनी नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर होल्डिंग at least 5% of the post issue capital or any entity, इंडिविजुअल भी हो सकती है और नॉन इंडिविजुअल, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप
other than promoters may contribute to meet the shortfall as specified subject to maximum of कितना 10% without being identified as promoters. कहने का मतलब क्या है? हाँ जी, what does that mean? तो ये जो 10% था, अब ये 10% में कौन कौन आ सकता है? पहले कौन आता था? AIF भी आती थी, इंश्योरेंस कंपनीज आती थी, ठीक है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट आते थे. अब इनके अलावा और कौन आ जाएगा बच्चों? नंबर 1, अब इनके अलावा नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर आ जाएगा बच्चों. लेकिन कौन? जिसके पास कंपनी में ऑलरेडी कितना परसेंट शेयर है? 5% शेयर है, वो भी अब इसमें इंक्लूड हो गया. तो नॉन इंडिविजुअल मतलब आपकी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी है या कोई दूसरी LLP है जो क्या करती है, कम से कम 5% शेयर होल्ड करती है. कंपनी LLP जो इंडिविजुअल नहीं है, नॉन इंडिविजुअल, ठीक है. तो नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर, पब्लिक मतलब जो प्रमोटर ग्रुप का नहीं है, वो आ जाएगा. और कौन आ सकता है बच्चों? मतलब यहाँ पे प्रमोटर जो कॉन्ट्रीब्यूशन को और आसान बना दे. और कौन आ सकता है बच्चों यहाँ पे? इसके अलावा और कौन आ सकता है बच्चों? या फिर आ सकता है और एनी एंटिटी. और कौन आ सकता है बच्चों? तो अपार्ट फ्रॉम नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर जिसके पास कम से कम 5% है, वो भी आ सकता है. 10% वो भी, मतलब ये सारे लोग आ सकते हैं. और कौन आ सकता है? एनी एंटिटी, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, मतलब वो इंसान भी हो सकती है और वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है. फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप, मतलब जो एंटिटी किसके अंदर है बच्चों? जो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है, अदर देन प्रमोटर्स. अदर देन प्रमोटर मतलब प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है बच्चों. इट इज द पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, बट उन्होंने अपने आप को एज अ प्रमोटर अभी तक क्लासिफाई किया हुआ नहीं है. और यहाँ पे ठीक है, अदर देन प्रमोटर में कंट्रीब्यूट टू मीट द शॉर्टफॉल, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम, ये विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ. तो ऐसे भी लोग होते हैं बच्चों जो प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा रहते हैं, बट उनकी शेयर होल्डर, समझना यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. मतलब ऐसे लोग बच्चों जो आपके पब्लिक इशू में प्रमोटर ग्रुप का पार्ट रहेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल एक्स, एक्स क्या रहेगा? प्रमोटर ग्रुप का पार्ट रहेगा, बट वो बोलेगा कि मैं आई डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड, मेरे पास जो शेयर है वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होंगे, बिकॉज आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ प्रमोटर. मैं प्रमोटर ग्रुप का पार्ट हूँ, बट मुझे एज अ प्रमोटर पब्लिक इशू में आइडेंटिफाई नहीं होना है. तो वो बंदे को अभी छूट मिल गई है कि भाई तुम इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल हो, तुम प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हो, प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हो, ठीक है. तुम एज अ प्रमोटर आइडेंटिफाई मत हो, मतलब जो तुम्हारा पहले का स्टेटस था, तुम एज अ प्रमोटर आइडेंटिफाई नहीं हो. लेकिन तुम्हारे को भी हम क्या कर लेंगे, तुम्हारे पास भी अगर कंपनी में 1% शेयर है, तो वो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का जो 10% है, यहाँ पे हम उसको काउंट कर देंगे. तो अभी एज ऑफ नाउ अगर देखो तो प्रमोटर ग्रुप के पास 20% होना चाहिए. 10% किसको लाना है? 10% प्रमोटर्स को लाना है, ठीक है. यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में 10% होना चाहिए प्रमोटर का, और बाकी के 10% में ये सब भी आ सकते हैं. तो AIF वगैरह तो पहले आ ही रहे थे, AIF, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन वेंचर कैपिटल. अब ये नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर आ जाएगा जिसके पास कम से कम 5% है, और इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल प्रमोटर आ सकते हैं, ठीक है, जो प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, बट एज ए प्रमोटर ये आइडेंटिफाइड नहीं, मतलब एज ए प्रमोटर ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकते थे. इनके पास भी अगर शेयर है तो वो भी 10% तक, मतलब मैक्सिमम 10% तक ये सारे लोग आ सकते हैं. तो प्रमोटर के पास कम से कम 10% होना चाहिए, इनके पास 10 आ गया, तो ये कर सकते हैं बच्चों. अब बच्चों अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी. अब अगर इन लोगों के शेयर्स आपने प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट कर दिए, तो अब आपको पता है अगला दिक्कत क्या होगा? इनके शेयर भी लॉक इन पीरियड में चले जाएंगे. अगर आपको याद है कितने साल का लॉक इन पीरियड था? 2 लॉक इन साल, दो लॉक इन पीरियड थे. यस, वेरी नाइस. 18 मंथ्स और 36 मंथ. अब इनके शेयर भी क्या हो जाएंगे? लॉक इन पीरियड पे चले जाएंगे. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. तो ये एक अच्छी चीज है मेरे ख्याल से जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए. पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये तो अपने को पता है, पब्लिक इशू 3 वर्किंग डेज के लिए खुला रहता है, मैक्सिमम 10. अब इसमें सिर्फ इन्होंने बाकी सब कुछ ऐसे ही था, अगर आपको याद है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10, और अगर मान लो वो बैंकिंग हॉलीडे वगैरह रहते हैं तो वो पीरियड एक्सटेंड हो जाता है. तो इसमें इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया, अनफोर्सिंग. कौन सा वर्ड ऐड किया है इन्होंने यहाँ पे?
अनफोर्सिन, इधर देखो। सो पब्लिक इशू मिनिमम 10 दिन के लिए, मिनिमम 3 दिन के लिए खुला रहेगा, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के लिए। लेकिन अगर कोई फोर्स मेजर हो जाता है, फोर्स मेजर का मतलब होता है रीजन विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, बैंकिंग स्ट्राइक हो जाती है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, तो इश्यूअर अगर चाहे तो रीजंस लिखेगा, रिकॉर्ड करेगा, बिडिंग पीरियड को जो आपने आरएचपी में इंक्लूड किया था उसको 1 वर्किंग डेज के लिए बढ़ा सकते हैं। एक मिनिमम वन, पहले ये यहाँ पे 3 वर्किंग डेज था, अब यहाँ पे मिनिमम 1 वर्किंग डे के लिए बढ़ाया जाता है। तो अगर मान लो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में अपना बिडिंग पीरियड डिस्क्लोज किया 3 वर्किंग डेज, ठीक है, लेकिन मान लो जो आपका लास्ट वर्किंग डे था उस दिन स्ट्राइक आ जाती है, तो आप क्या करोगे, 1 वर्किंग डे के लिए अपना पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बस ये ध्यान में। उसके बाद क्या है बच्चों, एडजस्टमेंट इन प्राइसिंग इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू एंड इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। ये तो बच्चों कोई काम का नहीं है अपना। फिर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एसएमई वाला, सेम बच्चों यहाँ पे भी वही आ जाएगा जो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था, 10% वाला जो पार्ट है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का, उसमें नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर आ सकते हैं, और वो भी आ सकते हैं, क्या नाम है आपका, प्रमोटर ग्रुप वाले, ये सेम आ जाएगा। फिर लॉक इन पीरियड भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चों, लॉक इन पीरियड के लिए भी सेम चीज़ आ जाएगी। फिर अगर एसएमई का आईपीओ आता है तो इनका भी आईपीओ 3 से 10 तक खुला रहेगा, और अनफोर्सीन इवेंट के केस में मिनिमम कम से कम 1 दिन के लिए क्या होगा बच्चों, बिडिंग पीरियड बढ़ जाएगा। अच्छा, रेगुलेशन 3881 टू सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज बीन ओमिटेड। बच्चों अपन ने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट पढ़ा था कि आईसीडीआर में, आई डोंट थिंक सो आपके सिलेबस में था सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई भी पॉइंट, किसी को याद है? हाँ, नहीं नहीं अपन ने नहीं पढ़ा, ये ओल्ड नहीं नहीं, आप में से किसी का ओल्ड सिलेबस नहीं है ना? तो ओल्ड सिलेबस में जितना पैसा आप मार्केट से रेस कर सकते हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2% आपको उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता था स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो अभी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की कंडीशन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ये अपने आईसीडीआर के क्या है बच्चों, चेंजेस हैं बच्चों। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट एलओडीआर में देखेंगे बच्चों। अभी एक्चुअली क्या करती है हमारी आईसीआई, वो डायरेक्टली क्या करती है, देखती है कि भाई एलओडीआर में इतने चेंज है, वो एलओडीआर में इतने चेंजेस है वो सब बता देती है, बट ये नहीं बताती कि भाई हमारी मॉड्यूल में कितना है, हमारे सिलेबस के हिसाब से वो जो भी वो चेंज सजेस्ट कर रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है। अभी इधर देखो, अब रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 में वो बोल रहा है, ये रिक्वायर्स top 100 listed entities by market capitalization, thereafter the top 250 listed by market to mandatorily verify and confirm, deny or clarify market rumors as the case may be। तो मार्केट रूमर्स को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी जो पहले 100 टॉप लिस्टेड एंटिटीज को थी, अब वो कितने को आ जाएगी बच्चों, दैट हैज बिकम एप्लीकेबल टू 250। अब आप एक बार वहां पे चेक कीजिए, डिस्क्लोजर के अंदर देखिएगा, अगर आपके पास नोट्स है तो, या फिर आईसे थे कि मॉडल भी है आपके पास, ये चैप्टर एलओडीआर तो अपने मॉडल से पढ़ा था, तो मॉडल में देखिए वहां पर एक प्रोविजन होगा जहाँ पे कुछ ऐसा था कि डिस्क्लोजर्स टू बी मेड बाय टॉप 100 एंटिटीज था क्या, एक बार चेक करेंगे आईसे थे कि मॉडल, अपन ने चैप्टर मॉड्यूल से पढ़ा था, देखिए। नहीं, एक ऐसा डिस्क्लोजर है जो टॉप 100 कंपनीज को डिस्क्लोजर देना है, ऐसा कुछ है? नहीं, बस एक वो है मीटिंग ऑफ, ओके। तो वहां पे फिर काम कीजिए, अपने नोट्स में एक पॉइंट लिख लीजिएगा,
एक मिनट रुक रहा है। रेगुलेशन ऑफ एक अब हाँ बच्चे कुछ नहीं। अब आई डोंट नो सिलेबस में है नहीं है, बट ये पहले टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज की जिम्मेदारी थी कि वेरीफाई करना पड़ता था उनको, कंफर्म करना पड़ता था, डिनाई करना पड़ता था, क्लैरिफाई मार्केट रूमर्स फ्रॉम द डेट। यहाँ पे डेट भी आ गई है, द डेट इज April 1, 2024 से, April 1, 2024 से ये रिक्वायरमेंट पहले टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज को एप्लीकेबल होती थी कि उन्हें उनके बारे में अगर कोई र्यूमर होता था, उन्हें उस र्यूमर के बारे में क्लैरिफिकेशन सभी को देना पड़ता था। अब ये रिक्वायरमेंट जो टॉप 100 को थी, अब ये टॉप 250 को हो गई। दैट्स इट, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो इन्होंने सप्लीमेंट में दिया तो एक ऐड कर लेना बच्चों। दूसरा, रेगुलेशन 21(3)(c इज अमेंडेड एंड प्रोवाइड द मीटिंग ऑफ द रिस्क। हाँ बच्चों, ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये अपने सिलेबस में है। देखो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी खोलो। शैल बी कंडक्टेड इन सच ए मैनर दैट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस नॉट मोर देन 210 दिन से ज्यादा का गैप दो मीटिंग के बीच में नहीं हो सकता। ये चेंज कर लेना। रिस्क हाँ सर, ये मैनेजमेंट पहले 180 था। पहले 180 था, अब इसको 210 कर लीजिएगा। सो प्रीवियसली इट वाज 180 डेज, तो 180 डेज के बदले इसको 210 कर लीजिएगा, ठीक है। डन। अभी आपके नोट्स में देखिए, नोट्स में या मॉड्यूल में देखिए, रेगुलेशन 29 है, प्रायर इंटीमेशन। यस, इधर देखो, द लिस्टेड एंटिटी शैल गिव प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ मीटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जहां पे फॉलोइंग प्रपोजल्स आर टू बी कंसीडर्ड। मान लीजिए आपकी मीटिंग 25 तारीख को है, तो 25 तारीख में कौन से दिन हटा देने हैं अपने को? 24, 23, 22, 21। ये तो कम से कम 2 दिन पहले बताना है, जिसमें हमको मीटिंग का डे काउंट नहीं करना है और इंटीमेशन का। तो ये 1 डे, ये 2 डे, तो 2 दिन का अपने को, तो एटलीस्ट 2 दिन पहले अपने को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। तो अगर 25 को मीटिंग है तो आपको 22 तारीख को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, और ये 2 वर्किंग डेज है बच्चों, 2 वर्किंग डेज, तो बीच में अगर संडे वनडे आ गया तो एक और ऐड कर लेना। 2 वर्किंग डेज पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, रेगुलेशन 29। अगर आपकी बोर्ड मीटिंग होने वाली जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बायबैक, डीलिस्टिंग, अगर आप पब्लिक इशू एडीआर जीडीआर के थ्रू शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद डेट इशू, कोई भी ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर रहे हो, उसके बाद डिविडेंड, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वगैरह इशू करने की कोशिश कर रहे हो, करने वाले हो, मतलब ये सारे प्रपोजल आप डिस्कस करने वाले हो। बोनस शेयर्स, ऑल्ट्रेशन इन द फॉर्म और नेचर ऑफ एनी सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड, मतलब ये क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स वगैरह आप क्या करने वाले हो। एनी ऑल्ट्रेशन इन द फॉर्म और नेचर ऑफ एनी सिक्योरिटी दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और द राइट्स ऑफ प्रिविलेजेस, क्लास शेयर होल्डर के राइट्स वगैरह चेंज करने वाले हो। ये डिबेंचर होल्डर्स वगैरह को इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, अगर आप वो सारी चीज़ें चेंज करने वाले। मेरे ख्याल से ये दोनों पहले 11 दिन वाले उसमें आते थे, बट इनको भी अभी 2 वर्किंग डेज वाले उसमें डाल दिया। तो ये सारे केस में बच्चों, अच्छा, इंटीमेशन शैल आल्सो बी गिवन इन केस ऑफ एजीएम और ईजीएम और द पोस्टल बैलेट दैट इज प्रपोज टू बी हेल्ड होल्ड फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। तो मतलब ये सारे जो इश्यूज हैं इनके लिए पहले तो प्रपोजल आप बोर्ड मीटिंग में करते हो, उसके बाद शेयर होल्डर की मीटिंग करने वाले हो, ईजीएम वीजीएम करने वाले हो, तो उसके भी 2 वर्किंग डेज पहले आपको क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज को बताना है बच्चों, ठीक है।
बच्चों हाँ, लेकिन अगर आप इश्यू प्राइस वगैरह डिटरमाइन करने वाले हो बच्चों, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का इश्यू प्राइस डिटरमाइन करने के लिए आप मीटिंग वगैरह करने वाले हो, और अगर ये क्यूआईपी आप इसलिए आईसीडीआर के हिसाब से करोगे, आईसीडीआर मतलब आप क्यूआईपी इसलिए लेके आ रहे हो बिकॉज आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग का लेवल बढ़ाना है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग सॉरी पब्लिक शेयर होल्डिंग का लेवल बढ़ाना है, क्योंकि प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75 को क्रॉस कर गई है, तो फिर आपको इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं। बाकी ये सारे इवेंट्स में आपको 2 वर्किंग डेज पहले क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, ठीक है। द इंटीमेशन अंडर सब रेगुलेशन शैल मेंशन द डेट ऑफ सच मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ उसके बाद बच्चों उसके बाद इन्होंने कुछ तो प्रोवाइजो ऐड किया है, ये रेगुलेशन 30 का सब रेगुलेशन 11 है, यस। तो बेसिकली हालांकि ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज को 1 अप्रैल 2024 से कंफर्म, मॉडिफाई या डिनाई करना है बच्चों। क्या? मटेरियल प्राइस मूवमेंट एज में बी specified by stock exchange, any reported event or information in the mainstream media which is not general in nature, which indicates a rumor of an impending specific event or circulating amongst the investing public as soon as possible, but not later than 24 hours from trigger of material price movement। जैसे ही आपके शेयर्स किसी रूमर के आधार पे आपके शेयर का प्राइस अप एंड डाउन करने लगता है, मतलब भागने लगता है, तो उसके 24 आवर्स के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में आप अगर ऊपर का रेगुलेशन देखेंगे, रेगुलेशन 3011 में सेबी की बात की गई है। जस्ट मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। हम्म, अच्छा उन्होंने ऊपर बच्चे इसमें तो मेरे ख्याल से अपन ज़्यादा मत पढ़ो, सिर्फ ये ध्यान में रखो कि कोई भी इवेंट है जो कंपनी के और उसके बारे में रूमर है, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में वो बात चल रही है, ठीक है, जिसके कारण कंपनी के स्टॉक का प्राइस क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11, उस इवेंट के बारे में 24 घंटे के अंदर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म, ऊपर उन्होंने सेबी लिखा हुआ है बट एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज। तो उसके बारे में आपको क्या देने हैं, उस इवेंट के बारे में आपको क्या देना है, क्लैरिटी देनी है। The promoter, director, and KMP or senior management of listed entity shall provide adequate, accurate, and timely response to queries raised or explanation sought by listed entity in order to ensure the compliance with the requirement under sub regulation 11। अच्छा, कंपनी अगर कंपनी उस इवेंट के बारे में, जो इवेंट कंपनी में चल रहा है, उस रूमर के बारे में, जिस रूमर के चलते कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस भाग रहे हैं या गिर रहे हैं, उस रूमर के चलते अगर कंपनी प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी इनसे अगर कंपनी कुछ पूछती है तो इनको क्या करना है, प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है। मतलब प्रमोटर डायरेक्टर को वो रूमर के बारे में पता है तो वो कंपनी को बताएं, ताकि कंपनी 24 घंटे के अंदर इस चीज़ की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को बता सके। तो ये आपको एलओडीआर में ध्यान रखना है। तो बच्चों एलओडीआर मेरे ख्याल से तो जो अपने काम का है, रेगुलेशन 3011 तो आप बस याद रखना कि 250 वाला, बाकी ये सिलेबस का तो ऐसा डायरेक्ट पार्ट है नहीं, बट फिर भी आप ध्यान में रखेंगे। ये प्रायर इंटीमेशन अच्छे से करना, 210 डेज वाला पॉइंट आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या है बच्चों, इधर देखो बच्चों, इनसाइडर ट्रेडिंग में आप खोल लीजिए अपने नोट्स में इनसाइडर ट्रेडिंग, वहां पे जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आया है। गली गली में शोर है, राहुल गांधी दिमाग से कमजोर है, ऐसा मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था अगर आपको याद है। Yes. हाँ, तो सभी ने जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को अमेंड किया है, ठीक है। अब और क्या बताया कि जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस, बस इतना ही था डेफिनेशन अभी तक, कि जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को अवेलेबल है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें एक चीज ऐड कर दी है, एंड शैल नॉट इंक्लूड अनवेरीफाइड इवेंट और इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हाँ,
और जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जो क्या है, अनवेरीफाइड है, या फिर जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन चल रही है उसको जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, अनवेरीफाइड। बच्चों कोई तो बोल रहा है कि रिलायंस जो है, रिलायंस नेक्स्ट ईयर इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लेके आने वाली है, जियो का। ठीक है, जियो मोबाइल का आईपीओ आने वाला है रिलायंस का नेक्स्ट ईयर, दैट विल बी इंडिया बिगेस्ट एवर आईपीओ। क्या ये जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है? बच्चों मुझे बताइए, इज इट अ जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर रिलायंस इज कमिंग विद बिगेस्ट एवर आईपीओ? हाँ, नहीं है। yes it is not, because generally available information shall not include अनवेरीफाइड इवेंट। और जो इंफॉर्मेशन सिर्फ रिपोर्ट हो रही है बच्चों प्रिंट है सोशल मीडिया पे, बट वो जो है अनवेरीफाइड इवेंट है, तो बच्चों इसको आप जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं मानेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ, ओके, गुड गुड गुड। अब बच्चों इन्होंने बायबैक में थोड़ा सा चेंजेस लेके आए ना। अब बच्चों बायबैक के अंदर ये वाला रेगुलेशन खोलेंगे अपन। प्लीज ओपन दिस प्रोसीजर। रेगुलेशन 19 ओपन कीजिए अपने नोट्स में। रेगुलेशन 19 भले ही नहीं लिखा है, बट वो था, यस। फिजिकल शेयर्स को बायबैक कैसे करना है, प्लीज नोट्स में ओपन करना। फिजिकल शेयर्स को बायबैक करने का तरीका जल्दी से ओपन कीजिए, मैं 1 मिनट में आया। हाँ बेटा, फिजिकल शेयर्स को बायबैक करने का तरीका मिला क्या आपको नोट्स में बच्चों, बायबैक वाले चैप्टर में? डिड यू गेट इट? अरे वो था ना, अरे अपन ने पढ़ा था वीक 1, वीक 0, वीक 2, वीक 3, वीक 4, याद है क्या? हाँ, बिल्कुल, कि भाई अगर किसी वीक में, अगर वन में वीक 1 में फिजिकल शेयर्स आते हैं बायबैक के लिए, तो सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज को सेपरेट विंडो खोलनी है, याद है आपको? हाँ सर। नोट्स में मिला सबको? देखो उसके नीचे मेरा हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन होगा। रुको एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ये कौन सा पेज, 270? अलग स्टाइल। देखिए ये था बच्चों, इसमें तो गूगल ही देख लो। इधर देखो, अगर फिजिकल शेयर्स का बायबैक है तो कैसे होगा बच्चों? तो फिजिकल शेयर के बायबैक के लिए बच्चों सबसे पहला, अगर कंपनी फिजिकल शेयर्स को बायबैक करती है, मैं एक बार और बता रहा हूँ, तो किस प्राइस पे बायबैक होगा? तो सबसे पहले तो अपने को स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो ओपन करेगा जहाँ पे फिजिकल शेयर्स परचेज किए जाएंगे। ठीक है, अब फिजिकल शेयर कैसे खरीदने हैं? वेरिफिकेशन के बाद खरीदने हैं। अब फिजिकल शेयर क्या होगा बच्चों, फिजिकल शेयर किस प्राइस पे खरीदे जाएंगे? ध्यान से देखो रेगुलेशन 19 का,
The price at which shares or other specified securities are bought back shall be the VWAP of the shares or other specified securities bought back other than in physical form during the calendar week in, ठीक है, मतलब अगर आपका एक कैलेंडर वीक है, मंडे टू फ्राइडे का एक कैलेंडर वीक है, तो इस पूरे वीक में जितने भी फिजिकल शेयर्स कंपनी को आते हैं बायबैक के लिए, कंपनी ये शेयर्स कौन से प्राइस पे बायबैक करेगी? उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे इस वीक के दौरान कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक शेयर जितने भी बायबैक किए हैं उन सारे शेयर्स का अपन वीवैप निकालेंगे और उसके हिसाब से बायबैक होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो किसी पर्टिकुलर वीक में कोई शेयर्स कंपनी ने एक भी फिजिकल शेयर, एक भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो अपन प्रीसीडिंग वीक का निकाल लेते हैं। अब बच्चों इसमें ये वाला प्रोवाइजो इन्होंने ऐड कर दिया है। ये देखिए, ये लिखा है 60, ये बेयर रेगुलेशन है। 60 के अंदर अगर आप देखो, ये रेगुलेशन अभी अभी हाल ही में इन्होंने ऐड किया है। ये देखो 60 ऐड हुआ है 18 मई 2024 को, ये ऐड हुआ है बच्चों, ये वाला प्रोवाइजो। क्या है ये प्रोवाइजो बच्चे? प्रोवाइजो बहुत अच्छे समझना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इफेक्ट on the price of the equity shares of the company due to material price movement and confirmation of the reported event or information may be excluded as per the framework specified under sub-regulation 11 of 30 sub-regulation 11। अब 30 sub-regulation 11 अगर आपको याद है, हम अभी पढ़ के आए हैं, क्या था 30, ओए LODR का 30 sub-regulation 11। बस 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 बस, तो सीन ऐसा हो गया बच्चों, ये देखिए, तो ये एडिशन है। और बच्चों ये भी सेम ही है, ये अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सो कंपनी फिजिकल शेयर्स को बायबैक कर रही है, ठीक है, कर रही है वीक 2 में। बायबैक कब कर रही है बच्चों? वीक टू इज मंडे से लेके फ्राइडे को, ठीक है। मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में 10,000 फिजिकल शेयर्स ऑफर हुए हैं बायबैक के लिए, ठीक है। बच्चों ध्यान सुनिए, मंडे के दौरान, मंडे टू फ्राइडे, ये जो वीक 2 है, बायबैक जब से शुरू है वीक 2, तो मुझे बताइए ये फिजिकल शेयर्स इतने ऑफर हुए हैं। अब मुझे बताइए व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे ये शेयर बायबैक होंगे? नाउ टेल मी बच्चों, किस प्राइस पे शेयर बायबैक होंगे? अरे किस प्राइस पे शेयर बायबैक होंगे? कोई बोलेगा? इसी वीक में इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स जितने भी कंपनी ने बायबैक किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेयर जितने भी कंपनी ने क्या किए, बायबैक किए, उनका अपन क्या निकालेंगे? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल, और उस प्राइस पे बायबैक होगा। तो मान लो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इस वीक पे जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का था वो आया 600 रुपए। कितना आया? 600 रुपए आया, ठीक है। अब ध्यान देगा, अब ये रेगुलेशन क्या बोलता है, ध्यान देखो। तो 600 रुपए का ये आया इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब कंपनी ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर इस वीक में खरीदे उनका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाला, तो 600 रुपए आता है। ये बोलता है द इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यू टू मटीरियल प्राइस मूवमेंट एंड कंफर्मेशन ऑफ द रिपोर्टेड इवेंट। रिपोर्टेड इवेंट मतलब र्यूमर का वेरिफिकेशन बाय 250 टॉप लिस्टेड कंपनीज may be excluded as per the framework specified in regulation 30 सब रेगुलेशन 11। तो कंपनी का वीवैप कितना आया बच्चों इस पीरियड के दौरान? 600 रुपए आया। लेकिन बच्चों कंपनी का वीवैप एक्चुअली में 500 रुपए ही होता। कंपनी का वीवैप कितने का होता? ये 100 रुपए क्यों बढ़ गया वीवैप? क्योंकि कंपनी ने क्या किया है बच्चों, ध्यान देना, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी के बारे में मार्केट में एक र्यूमर था। कंपनी टॉप 250 लिस्टेड एंटिटी में आती है। कंपनी के बारे में कंपनी के बारे में मार्केट में एक र्यूमर था। तो कंपनी ने, र्यूमर था कि भाई रिलायंस जियो जो है वो अगले साल एक बहुत बड़ा आईपीओ लेके आने वाली। तो ये इसके बारे में सेबी स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा, या इसके चलते कंपनी का शेयर का प्राइस मार्केट में
500 रुपए का था, सीधे कंपनी का प्राइस 600 भागा, ये रूमर उड़ गया मार्केट में। फिर कंपनी ने 24 आवर्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को क्लैरिफिकेशन दी, कंपनी टॉप 250 लिस्टेड एंटिटी में थी। तो जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज को रूमर का क्लैरिफिकेशन गया तो सीधे कंपनी का प्राइस स्टॉक मार्केट में 600 पे लॉक हो गया। तो अभी ये कंपनी का प्राइस 100 रुपए बढ़ के नीचे नहीं गिरा, 100 रुपए बढ़ ही गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी ने वेरिफिकेशन, रिपोर्टेड इवेंट, मतलब जो कंपनी के बारे में इवेंट था उसको कंपनी ने क्या किया, कंफर्म किया। तो अब ये बोल रहा है, तो इधर देखिए, अब सिंपल सी चीज है। तो बच्चों ये बोल रहा है कि जो वीवैप आपने कैलकुलेट किया है, इस वीवैप में आप उसको इंक्लूड मत करो, इस वीवैप में आप उस प्राइस को इंक्लूड मत करो जो प्राइस कंपनी का बढ़ गया है, जो प्राइस कंपनी का बढ़ गया है। किस चीज के चलते? रिपोर्टेड इवेंट या किसी र्यूमर को कंफर्म कर दिया था कंपनी ने, इसलिए कंपनी का प्राइस जो है वो 100 रुपए बढ़ गया और नीचे नहीं गिरा। तो आप इस वीक का वीवैप कितना मानो? 500 ही मानो। तो इस वीक में जो भी फिजिकल शेयर्स आए वो आप 500 रुपए में क्या करो, बायबैक करो, या 500 रुपए वुड बी द प्राइस। ठीक है, ये देखो लिखा है, द इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यू टू मटेरियल प्राइस मूवमेंट एंड कंफर्मेशन मे बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, एक मिनट, द इफेक्ट नहीं, अब इसमें तो एक प्रॉब्लम, अब इसमें आप मुझसे प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हम वीवेब से प्राइस माइनस करें या यहाँ से प्राइस माइनस करें? बच्चों वीवेब से मत करो, कि वीवेब से माइनस करोगे तो साला प्रॉब्लम क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक शेयर वालों को तो वीवेब के हिसाब से प्राइस मिल जाएगा, फिजिकल वालों को, बच्चों फिजिकल वालों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल वालों के केस में अपने 600 में से क्या कर दिया, नहीं, ये बोल रहा है नहीं। अब बच्चों आपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स आपने परचेज किए, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, वापस एक बार देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। Provided further that the effect on the price of the equity shares of the company due to material price movement and confirmation of reported event or information may be excluded as per the framework. Okay. बच्चों कुछ भी नहीं है, जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो र्यूमर्स को वेरीफाई करने के चलते जो भी प्राइस बढ़ा है, जैसे 500 का प्राइस 600 पे गया है बच्चों, 500 का प्राइस कितने पे गया है, 600 पे गया है। क्यों गया है बच्चों? क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, रीमर्स को वेरीफाई किया, रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 के हिसाब से। तो जो भी आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों बायबैक के लिए, तो आप 600 के हिसाब से कैलकुलेशन मत करो, आप इसको क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, और जो भी आप कैलकुलेशन करोगे मेक इट फॉर 500 रुपीज। तो ये, और सेम ये आप जब आप टेंडर ऑफर के थ्रू करते हैं तब भी आपको करना है, और जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप करते हैं तो भी आपको ये चीज़ ध्यान में, तो ये आपको ध्यान में। हालांकि इसके ऊपर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आता भी है तो शायद क्वेश्चन में वो आपको बता देंगे कि कंपनी का प्राइस 500 था, लेकिन वेरिफिकेशन, रूमर को वेरिफिकेशन किया तो वो प्राइस 600 हो गया। तो याद रखना, आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो आप 500 के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, उसको आप प्राइस को क्या कर सकते हो। अच्छा, मे बी एक्सक्लूडेड लिखा है, इसमें एक और प्रॉब्लम है बच्चों, ये मे बी एक्सक्लूडेड लिखा है, मतलब आपको अगर एक्सक्लूड नहीं करना है तो आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे मे बी लिखा हुआ है। तो बच्चों ये सारे अमेंडमेंट्स थे ईएमएसएल के, मेरे ख्याल से ये अमेंडमेंट्स हैं। आपको मैंने नोट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, तो 10 से 15-20 मिनट के अंदर आप ये रीड कर सकते हैं। मेरे को अब इसमें जो लगता है एग्जाम में आ सकता है, वो एक तो 2 वर्किंग डेज बोर्ड मीटिंग वाला आ सकता है, रिटर्न एंड रीसबमिशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट आ सकता है, उसके बाद बायबैक का शायद आ सकता है, बायबैक का गारंटी नहीं, बट 3-4 चीजें जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes. एक कुछ पूछना था थोड़ा सा। एक मिनट भाई, एक मिनट, Yes. नहीं तो व्हाट्सएप कर लेना।